Good morning, students. Today we are going to discuss chapter second, Lost Spring. It will be a detailed explanation, not only a summary. So first of all, let me tell you what's the meaning of Lost Spring. क्या मतलब होता है Lost Spring का? Spring. Spring generally is a season or that is compared with a childhood. जब लाइफ में एन्जॉयमेंट होता है, फन होता है, हैप्पीनेस होती है, तो उस सीज़न को स्प्रिंग के साथ कंपेयर किया जाता है. तो द एज ऑफ द चिल्ड्रन या चाइल्डहुड एज इज कंपेयर टू स्प्रिंग. और लॉस्ट मीन्स दैट हैज़ बिन लॉस्ट, दैट हैज़ बिन स्पॉइल्ड. तो इस चैप्टर में वो बच्चे को डिस्क्राइब किया गया है, उनकी कंडीशन, उनकी पैथेटिक कंडीशन को डिस्क्राइब किया गया है, जिनका जो स्प्रिंग है वो उनके जीवन में नहीं रहा. मीन्स द एन्जॉयमेंट, फन एंड हैप्पीनेस, द टाइम ऑफ मेकिंग मैरिज हैज़ बिन लॉस्ट नाउ. तो इसी वजह से इस चैप्टर का नाम है लॉस्ट स्प्रिंग. यानी कि जो बच्चों की उम्र होती है एन्जॉयमेंट की, फ़न की, स्कूल जाने की, उसकी बजाय उन बच्चों को बहुत ज़्यादा लेबर करना पड़ता है, यहाँ वहाँ मशक्क़त करना पड़ता है. दे आर एक्सप्लॉयटेड बाय अदर्स. So that's why the chapter is called Lost Spring. तो नरेटर अनीस जंग दो एरियाज के बारे में डिस्कस करती है. फर्स्ट एरिया है सीमापुरी में, जो गार्बेज पिक करने वाली जो फैमिलीज होती हैं, रैग पिकिंग हम फैमिली कह सकते हैं, रैग पिकिंग जो फैमिलीज होती हैं, उनमें एक लड़का है साहेब, उससे मिलती है और फिर बाद में डिस्क्राइब करती है. और सेकंड पार्ट में जो फिरोज़ाबाद एक कस्बा है, तो फिरोज़ाबाद में जो बैंगल मेकिंग जो फैमिलीज़ हैं उनके बारे में डिस्कस करते हैं, कैसे उनकी पैथेटिक कंडीशन में वो जी रहे हैं और क्या क्या प्रॉब्लम्स दे हैव टू फेस. तो अपना फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस शेयर करती है यहाँ पर नरेटर अनीस जंग. और डायरेक्टली वो कहते हैं कि एक बार वो ऐसे ही जब अक्रॉस द कंट्री शी हैज़ द हैबिट टू रोम एंड टू टेक द फीडबैक एंड टू ऑब्जर्व द फाइनेंशियल कंडीशन ऑफ द पीपल इन द कंट्री. तो इसी तरह से घूमते हुए वो दिल्ली का एक एरिया है सीमापुरी, जो दिल्ली की पेरिफेरी होता है कि बाउंड्री होती है, जो किसी कोई एरिया होता है उसकी बाउंड्री को पेरिफेरी बोलते हैं हम. तो वहाँ पर वो सीमापुरी जो जगह है, वहाँ पर रैग पिकिंग जो फैमिलीज रहती हैं उनके बारे में डिस्कस करती है. तो वहाँ पे साहेब एक लड़का है जिसको वो मिलती है एक दिन सुबह, ऐसे ही घूम रही. तो उसने बोला कि भाई तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, तुम स्कूल क्यों नहीं जाते. तो साहेब उस बात पर रिप्लाई करता है कि मैं गार्बेज को जो स्क्राउंज कर रहा हूँ. स्क्राउंजिंग का मतलब होता है बड़ी एक लालसा के साथ सर्च करना, स्क्राउंज गार्बेज जो उसके पड़ोस में रहता है. और उसके बाद वो ये भी बताता है कि मेरा तो यही काम है. और फिर उसको ये बताता है कि उसकी मम्मी ने उसको बताया कि वो पहले बांग्लादेश ढाका में रहते थे, और चूँकि वहाँ पे बहुत सारे स्टॉर्म्स आते थे, बहुत सारे स्टॉर्म्स की वजह से जो उनके जो खेत थे, जो हरे भरे जो खेत थे, वो डिस्ट्रॉय हो जाते थे. स्टॉर्म्स मीन्स हेल स्टॉर्म्स आते थे. तो उसके बाद इस वजह से उन्होंने अपनी फैमिली जो है वहाँ से छोड़ दी. मीन्स दे हैव लेफ्ट ढाका और बांग्लादेश एंड नाउ शिफ्टेड टू द सिटी. सिटी मीन्स यहाँ पर दिल्ली में वो शिफ्ट हो गए हैं. और यहाँ पर जब उनको जहाँ पर भी उनको गोल्ड दिखता है वहाँ पर वो अपने टेंट वगैरह पिच कर लेते हैं. गोल्ड का मतलब यहाँ पे बड़ा डिफरेंट है. गोल्ड मीन्स समथिंग वैल्यूएबल. गोल्ड का मतलब ये नहीं कि वो गोल्ड करते हैं, कि जहाँ उनके सर्वाइवल के लिए कुछ उनको जरिया, इफ दे हैव द मीन्स टू सर्वाइव, टू अर्न देयर लाइवलीहुड, दैट इज द गोल्ड. फिर नरेटर उसको कहती है कि भाई तुम ये करते क्यों हो. वो कहता है भाई कुछ और है नहीं मेरे पास करने के लिए, मैं क्या करूँ, यही करूँगा. फिर वो कहती है तुम स्कूल में जाओ. हालांकि इस बात का उसको पता है कि जो एडवाइस दे रही है बड़ी खोखली सी एडवाइस है वो, लेकिन उसका रिप्लाई होता है साहब का. साहब कहता है स्कूल है नहीं मेरे आस पड़ोस में कहीं पे, मैं कैसे जाऊँ. फिर वो मजाक में उसको कहती है कि अगर मैं स्कूल खोलती हूँ तो क्या तुम जाओगे. उसके बाद वो रिप्लाई करता है हाँ मैं ज़रूर जाऊँगा. फिर कुछ दिन के बाद फिर नरेटर एक बार आती है, और जैसे ही वो आती है फटाफट से वो भाग के उसके पास पहुँचता है और पूछता है वही कि क्या स्कूल तैयार हो गया. अब थोड़ा सा नरेटर को एम्बेरेस फील होता है कि उसने एक झूठा प्रॉमिस किया था उसके साथ. और उसके बाद कहते हैं कि भाई उस सांत्वना देने के लिए, जस्ट कंसोल हिम, जस्ट सिंपली शी सेड कि इट टेक्स टाइम टू बिल्ड अ स्कूल. उसके बाद अपने मन को कॉम्प्रोमाइज़ भी करते हैं कि ऐसे इस बेरंग सी दुनिया में, अब ब्लीक वर्ल्ड आता है टेक्स्ट में, ब्लीक वर्ल्ड में, इस बेरंग सी दुनिया में बहुत सारे फॉल्स प्रोमिसेस ऐसे पड़े हुए हैं, तो मैंने भी कोई झूठा प्रॉमिस कर दिया, कोई बुरी बात नहीं है. उसके बाद फिर वो एक दिन उसको उसका नाम पूछती है कि तुम्हारा नाम क्या है. वो कहता है मेरा नाम है साहिब आलम.
हालांकि उसको उसके नाम का मतलब बिल्कुल नहीं पता था। और साहिब आलम का मतलब होता है लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स। अगर उसको उसके नाम का मतलब भी पता होता तो वो विश्वास नहीं करेगा कि ये क्या इतना बढ़िया नाम, साहिब मतलब इस दुनिया का भगवान, और उसको इस तरह का टफ काम यहाँ पर करना पड़ता है। तो ये क्वेश्चंस आता है कई बार कि व्हाट इज़ द आयरनी इन द नेम ऑफ साहिब आलम। तो आयरनिकल क्या है इसके नेम में कि जो उसका नाम है उसका मतलब है कि दुनिया का भगवान, बट ही हैज़ टू wander here and there, he has to do the rag picking, he has to walk barefooted in the morning। तो ये सारी की सारी चीज़ें उसको करनी पड़ती है, दैट इज कंप्लीटली कॉन्ट्राडिक्टरी टू हिज नेम। तो ये आयरनिकल है इस सेंटेंस में, इस के नेम में। तो वो अकेला नहीं है, ऐसे उसके बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, जैसे मॉर्निंग बर्ड्स सुबह सुबह आती हैं और दोपहर में गायब हो जाती है, इस तरीके से वो आते हैं और गार्बेज को बीनते हैं, उनमें से चीज़ें ढूंढते हैं। तो धीरे धीरे कुछ टाइम के बाद उसकी अच्छी जान पहचान हो जाती है नरेटर की उन सब के साथ, और फिर उन सब से एक बार वो क्वेश्चन पूछती है वन बाय वन। वो कहती है एक बच्चे को कि भाई तुमने चप्पल क्यों नहीं पहनी हुई है। वो बहाना बनाता है कि मेरी मम्मी ने मेरे को सेल्फ से उतार के नहीं दी है। दूसरे वाला बोलता है कि अगर उसकी मम्मी उतारती भी तो भी वो उसको ना पहनता, और उसने जो था अलग तरह की चप्पल, दो अलग तरह के मिसमैच शूज़ पहने हुए थे। तो अल्टीमेटली इसी तरीके से एक और लड़का होता है, उसके पास शूज़ नहीं होते, उसको वो कहता है कि भाई काश मुझे शूज़ मिल जाएं। तो अब नरेटर के खुद के व्यूज़ हैं कि एक तरीके से ये बहाना बना सकते हैं लोग कि एक रिवाज है, एक ट्रेडिशन है, एक एक्सप्लेनेशन, इस अ फॉल्स एक्सप्लेनेशन हो सकती है, लेकिन इस चीज़ को नकार नहीं सकते कि जो ये बच्चे इनके पास शूज़ नहीं है, ये बेयर फुटेड हैं, इनके पास चप्पल नहीं है, ये सीधा सीधा कि जो परपेचुअल स्टेट ऑफ पॉवर्टी है, मतलब एक गरीबी की कंटिन्यूटी, कि लगातार एक कंटिन्यूटी जो है गरीबी की, मतलब वो गरीब है, सिर्फ यही एक रीज़न है कि दे कांट अफोर्ड द चप्पल्स और शूज़। फिर एक बार नरेटर बताती है कि एक बार वो उदीपी गई थी काफ़ी टाइम पहले, और वहाँ पे 30 इयर्स बैक। तो वहाँ पे उसने देखा कि एक पुजारी का बेटा था, और उसके पीछे जब वो गुजरता था टेंपल के सामने से, तो वो प्रे करता था भगवान से कि काश मुझे चप्पल मिल जाए। तो स्कूल में वो जाता था। तो उसके बाद वो कहती है कि आज फिर जब वो 30 इयर्स के बाद वो दोबारा फिर उसी जगह पर गई, तो जो टेंपल वगैरह था वो सारा का सारा वहाँ पर वो चेंज हो चुका है, सिस्टम जो बैकवर्ड है एक तरीके से वो डिस्ट्रॉय हो गया है। अब वहाँ पर एक नया पुजारी है, कुछ कुर्सियाँ वगैरह वहाँ पर पड़ी हुई हैं। तो एक और यंग बॉय वहाँ पर है, मतलब वो लड़का है, स्कूल बॉय है, जो उसने ग्रे कलर की यूनिफॉर्म पहनी हुई है, सॉक्स और शूज़, बैग उसके पास है। तो वो अल्टीमेटली क्या है कि वो कहते हैं कि उसे भगवान ने जो उसकी प्रेयर थी वो सुन ली है। ये बड़े कन्फ्यूजिंग सा एपिसोड रहता है। अक्सर बच्चे कहते हैं कि सर ये समझ नहीं आया ये क्या है, उद्दीपी वाला। वो एक सिंबॉलिक वे में बात करते हैं कि आज से 30 साल पहले जो पुजारियों के बच्चे होते थे, उनके पास शूज़ नहीं होते थे, भगवान से प्रार्थना करते थे कि काश उन्हें शूज़ मिल जाएँ। लेकिन अब वो कहती है 30 साल के बाद पुजारियों के बच्चों के पास बैग्स हैं, शूज़ हैं, और वो स्कूल में जाते हैं, यूनिफ़ॉर्म भी है उनको। तो काश भगवान ने खैर उस जो पहले वाले बच्चे ने जो प्रे की थी कि मुझे शूज़ मिल जाए, इसका मतलब है कि जो अगेन फिर वो पुजारी का बच्चा है कि उसकी प्रेयर सुन ली है। लेकिन अब वो कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं इस बात को कि हाँ ये चीज़ है, लेकिन फिर भी बहुत सारे जो बच्चे हैं, जैसे कि ये अभी पुजारी के बच्चे की बात करके उसके बाद तो शूज़ हैं, लेकिन बहुत सारे भी रैग पिकिंग जो फैमिलीज़ हैं उसके नेबरहुड में साहब के, तो उनके पास अभी भी शूज़ वगैरह नहीं हैं। उसके बाद फिर वो डिस्क्राइब करती है रैग पिकिंग फैमिलीज़ के बारे में कि है क्या एक्चुअल में। तो जैसे मैंने आपको बताया कि सीमापुरी जगह पे रैग पिकिंग फैमिलीज़ जो रहती हैं, बहुत दूर नहीं है वहाँ से, दिल्ली से वो। और वो कहते हैं कि बहुत कुछ फैमिलीज़ जो हैं वो बांग्लादेश से 1971 में आई, और जो साहेब की फैमिली है वो भी उनमें से एक है। और उस टाइम पर जो सीमापुरी था, काफ़ी जंगल वगैरह थे। अभी भी कोई बहुत ज़्यादा वहाँ पर भीड़ नहीं हुई है, लेकिन अभी भी अगर वहाँ की कंडीशन आप देखेंगे रेजिडेंशियल एरियाज़ की, तो वहाँ पे मड की जो मकान हैं, स्ट्रक्चर्स हैं, और जो उनकी छतें हैं वो तकरीबन टिन टिन की छतें हैं, जो अच्छी सी छतें नहीं हैं, जैसे पक्की छत होनी चाहिए उस तरीके की छत नहीं है उनके हाउसेस की। ना ही प्रॉपर सीवेज है, ड्रेनेज है रनिंग वाटर के लिए, और तकरीबन 10,000 फैमिलीज़ हैं वहाँ पर रैग पिकर्स की जो रहती हैं इसी तरीके से वहाँ पर, और पिछले 30 ईयर्स से वहाँ पर वो रह रही हैं, कोई आइडेंटिटी नहीं है। तो लेकिन हाँ, कुल मिला के वाटर लिस्ट में उनका नाम है, जिसकी वजह से थोड़ा उनको अनाज वगैरह मिल जाता है अपना जीवन यापन करने के लिए।
उसके बाद नरेटर जो है, कुछ जो वुमेन है उनके पास फटी पुरानी साड़ियाँ पहनी हुई हैं, उनमें उनको वो पूछती है कि भाई तुम्हारी ऐसी कंडीशन क्यों है, तुम यहाँ पर क्यों हो, अपनी जगह पर तुम क्यों नहीं चले जाते, तुम वहाँ से ढाका में अच्छे बच्चे हरे भरे खेत हैं वहाँ पर चले जाते आप। वो कहते हैं कि वो चीज़ बेटर नहीं है, कि आइडेंटिटी इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है जितना कि इंसान का सर्वाइवल। वो कहते हैं कि हमें यहाँ पर पेट भरने के लिए खाना मिल जाता है, वो ठीक है। तो इसलिए हमने जो हमारे खेत, जो खलिहान, जो रिवर्स की आप बात करते हैं, वो हमने इसीलिए छोड़ दिए कि हमें यहाँ पर थोड़ा-सा अपना सर्वाइवल ज़्यादा बेटर लगता है। और सीमापुरी में सर्वाइवल का मतलब है रैग पिकिंग। अब जो बच्चे हैं उनको भी और कुछ नहीं आता है, वो भी सिर्फ रैग पिकिंग करते हैं। उनके लिए जो गार्बेज है वो गोल्ड है। अगेन दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, गार्बेज टू देम इज़ गोल्ड। गोल्ड का मतलब दैट आई हैव टोल्ड यू, समथिंग वैल्यूएबल दैट कैन हेल्प देम टू अर्न लाइवलीहुड। तो इसलिए वो गोल्ड का मतलब ये है। और वो कहते हैं कि बच्चों के लिए और एल्डर्स के लिए जो मीनिंग है रैग पिकिंग का वो डिफरेंट है। और मीनिंग डिफरेंट क्यों है? उसका मतलब है कि जो बड़े हैं, जो एल्डर्स हैं, उनका मेन जो रैग पिकिंग है वो है अ मीन्स ऑफ सर्वाइवल। उनको एक ज़रिया मिलता है, जैसे-तैसे कुछ मिल जाएगा और उनका लाइफ जो है वो सर्वाइव हो जाएगी। लेकिन बच्चों के लिए ये एक रैप्ड वंडर है कि पता नहीं उनको क्या मिल जाए। समटाइम्स दे कैन गेट अ कॉइन, समटाइम्स अनदर इम्पोर्टेंट थिंग। तो दोनों के लिए डिफरेंट है। तो दोनों के लिए जो ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि एल्डर्स और बच्चे गार्बेज को कैसे देखते हैं। एक बार फिर विंटर में नरेटर साहब को मिलती है, और साहब जो होता है वो एक फेंस्ड गेट होता है। फेंस्ड का मतलब होता है दीवार वाला जो गेट होता है, वहाँ पर खड़ा होता है एक नेबरहुड क्लब में पास में, और कुछ दो यंग मैन वहाँ पर टेनिस खेल रहे होते हैं। तो हालांकि उसको कुछ नहीं पता होता कि ये क्या है, बिल्कुल एकदम से अनअप्रोचेबल होता है उसके लिए कि वो क्या खेल रहे हैं। लेकिन वो क्यूरियसली देखता है फिर भी, और नरेटर को बोलता है कि मैं कभी-कभी अंदर भी चला जाता हूँ, अगर गेट कीपर मेरे को अलाउ करता है, कभी-कभी झूले वगैरह। तो ये सारी बातें नरेटर के साथ वो करता है। और साहब ने भी टेनिस शूज़ पहने हुए हैं, और स्ट्रेंज हैं, वो थोड़े से मिसमैच कर रहे हैं वो शूज़। तो ऐसा लगता है कि किसी अमीर बच्चे ने जो था उन उन शूज़ को जो है डिस्कार्ड कर दिया। अब वो पहनता नहीं उनको, और उसने शायद उसको डोनेट किए। हालाँकि उसको कोई बॉदर नहीं करते, क्योंकि एक बच्चा जो हमेशा सारी ज़िंदगी बेयरफुट रहा है, और उसके लिए एक शूज़, और जिसमें उस शूज़ में होल भी है एक शूज़ में, तो उसको ऐसा लगता है कि जैसे एक उसका सपना पूरा हो गया हो। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि हाउ डू द शूज़ विद अ होल इज़ अ ड्रीम कम ट्रू फॉर साहिब। उसका मतलब ये होता है कि जिस बच्चे ने सारी ज़िंदगी शूज़ नहीं पहने, बहुत दिक्कतों का सामना किया है, तो उसके अगर होल वाला शूज़ भी उसको मिल जाए, तो उसके लिए एक सपने की तरह है। एक बार फिर मॉर्निंग में साहिब को वो मिलती है। अब जो साहिब है वो एक चाय की दुकान पे काम करता है, जो टी स्टॉल ओनर जो है वहाँ पे वो काम करता है। तो जा रहा है रास्ते में मिल्क बूथ की तरफ, और उसके हाथ में एक स्टील का कनिस्तर है। कनिस्तर, वो जो कनिस्तर होता है आप देखते हैं, पीपा बोलते हैं जनरली हम उसको। उसके बाद वो बोलता है उसको कि मैं अब टी स्टॉल पे काम करता हूँ और मुझे 800 रुपये भी मिलते हैं। और लेकिन ये क्वेश्चन पूछती है नरेटर, रीडर से पूछती है कि क्या उसको ये जॉब पसंद है। वो रियलाइज़ करती है कि उसके जो फेस पे जो एक केयर फ्री लुक थी, मतलब जो टेंशन फ्री जो रहता था, घूमता था, हँसता था, वो अब उसके चेहरे पर नहीं है। और जो स्टील का जो कनिस्तर है, वो ज़्यादा भारी है, बजाय उसके जो बैग, जब वो रैग पिकिंग के टाइम जो बैग टाँग के रखता था अपने कंधों पर, उससे वो भारी है। क्यों? क्योंकि जो बैग था वो उसका खुद का था, और जो कनिस्तर है वो अब किसका है? जो टी शॉप ओनर जो है, जो चाय वाला है, उस जो चाय का मालिक, चाय वाली दुकान का जो मालिक है, उसका कनिस्तर है। तो अब जो है साहेब अपना मास्टर खुद नहीं रहा। तो ये अगेन इट्स अ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कि इज़ साहेब हैप्पी वर्किंग एट अ टी स्टॉल? तो बिल्कुल भी खुश नहीं है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू। सेकंड पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।